औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 14, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 5, रोटेशनल डायनामिक्स से रोटेशनल मोशन। कोई भी बॉडी अगर एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन करे तो उस मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। और रोटेशनल मोशन के दौरान तमाम पार्टिकल्स मोशन करते हैं फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द सिवाय सेंटर ऑफ मास के। सेंटर ऑफ मास आपके पास जो होता है वो स्टेशनरी होता है या रेस्ट में होता है। ठीक है, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इमेजिनरी लाइन है। ये हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास जो होता है ये हमेशा आपके पास स्टेशनरी होता है, रेस्ट में होता है। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से गुजरता है वो आपके पास रेस्ट में होता है या स्टेशनरी होता है। रेफरेंस एक्सिस ये रियल लाइन होता है, ये इमेजिनरी नहीं होता। दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। और रेफरेंस एक्सिस आपके पास है, दिस इज मूवेबल, दिस इज मूवेबल। रोटेशनल मोशन के दौरान ये मोशन करता है, ये रेस्ट में नहीं होता। और रेफरेंस एक्सिस उस पॉइंट को लोकेट करता है जिस पॉइंट के मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, उस पॉइंट को बेसिकली ये लोकेट करता है। ठीक है, तो दिस इज रेफरेंस एक्सिस, रियल लाइन ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, दिस इज मूवेबल। एक्सिस ऑफ रोटेशन always perpendicular to the plane of rotation, always stationary, imaginary line आपके पास होता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के दौरान तमाम पार्टिकल्स मोशन करते हैं सिवाय सेंटर ऑफ मास के। सेंटर ऑफ मास आपके पास जो होता है वो हमेशा रेस्ट में होता है, या वो पॉइंट जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है वो हमेशा आपके पास रेस्ट में होता है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, जो कि प्लेन एंगल है। फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, ठीक है, तो आपके पास जो कर्व होगा, कर्व, ठीक है, ये आपके पास बॉडी जो है अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो सेंटर के साथ ये एंगल जो सबटेंड करता है इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और याद रखें थीटा आपके पास जो है दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि जिसको हमने प्लेन एंगल बी कहा था। और हमने फर्स्ट चैप्टर में लिखा था थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन। ठीक है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो याद रखिए ये इक्वेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है। ये इक्वेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी लीनियर पैरामीटर को हम एंगुलर पैरामीटर के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इफ थीटा इज केप्ट कांस्टेंट। अगर थीटा आपके पास कांस्टेंट हो, या मैं लिख सकता हूं S1 divided by S2 is equal to R1 divided by R2. S is directly proportional to theta. ठीक है, if R is kept constant, या S1 divided by S2 is equal to theta 1 divided by theta 2. ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या बनता है? देखिए, अगर मेरे पास दो व्हील्स हैं डिफरेंट रेडियस वाले, डिफरेंट रेडियस वाले, ठीक है, आपके पास दो व्हील्स हैं, ठीक है, और दोनों व्हील्स को हम सेम रिवोल्यूशन दे देते हैं। रिवोल्यूशन इज आल्सो द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा व्हील है, एक बड़ा व्हील है, दोनों को जमीन पे मैं एक रिवोल्यूशन दे देता हूं, एक रिवोल्यूशन दे देता हूं, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कौन सा व्हील ज्यादा ट्रेवल करेगा? जिसका आर ज्यादा होगा, जो बड़ा व्हील होगा वो ज्यादा लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, और जिसका रेडियस कम होगा वो कम लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, दो व्हील्स हैं डिफरेंट रेडियाई वाले, ठीक है, अगर हम सेम रिवोल्यूशन दे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ व्हील हैविंग लार्ज रेडियस विल बी मोर। ठीक है, अच्छा, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा इफ R इज केप्ट कांस्टेंट। इसको समझना आसान है। अगर दो सेम रेडियस वाले व्हील्स हैं, दो सेम रेडियस वाले व्हील्स हैं, ठीक है, और हम एक को 1 रिवोल्यूशन देते हैं और दूसरे को 2 रिवोल्यूशन देते हैं, तो लीनियर डिस्टेंस कौन सा ज्यादा ट्रेवल करेगा? जिसको आप ज्यादा रिवोल्यूशन देंगे वो ज्यादा लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूं
theta is inversely proportional to r if the arc length is kept constant. और अगर मैं इसका रेशियो बना लूं, θ1 डिवाइड बाई θ2 इज इक्वल टू r2 डिवाइड बाय r1. ठीक है, तो ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ द आर्क लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट. अगर आपके पास आर्क लेंथ कांस्टेंट हो. अब इसका क्वेश्चन मैं किस तरह बना सकता हूं? ठीक है, अगर आपके पास दो व्हील्स है, एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा व्हील है और एक बड़ा व्हील है, दोनों को आप रिवॉल्व कर ले जमीन पे. ठीक है, तो याद रखे अगर दोनों ने सेम लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो जिसका रेडियस कम होगा, मतलब छोटा व्हील, उसने ज्यादा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किए होंगे. ठीक है, आप ट्रैक्टर के व्हील्स को देखें, ट्रैक्टर के पीछे वाले व्हील्स बड़े होते हैं और आगे वाले स्मॉल होते हैं. अगर मैं कह दूं कि ट्रैक्टर ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो लीनियर डिस्टेंस 10 किलोमीटर दोनों व्हील्स ट्रेवल करेंगे कि नहीं? बड़ा व्हील कम ट्रेवल करेगा और छोटा व्हील ज्यादा. क्या ख्याल है? तो याद रखें आपके पास ट्रैक्टर की जो दो व्हील्स है, छोटे और बड़ा, अगर ट्रैक्टर ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो छोटे व्हील ने भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और बड़े व्हील ने भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. लेकिन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन थीटा किसका ज्यादा होगा? छोटे व्हील ज्यादा रिवोल्यूशन करेगा. सेम लीनियर डिस्टेंस दोनों व्हील्स ने ट्रेवल किए होंगे, लेकिन छोटा व्हील जो होगा उसने ज्यादा रिवोल्यूशन किए होंगे. अगर आप ट्रैक्टर के व्हील्स को देखें तो बड़ा व्हील स्लोली रोटेट होता है और छोटा व्हील जो है वो तेजी से रोटेट होता है. ठीक है, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल करेंगे. ठीक है, अच्छा, थीटा अगर आपके पास स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा आपके पास क्या हो? स्मॉल हो, तो थीटा आपके पास होगा इट विल बी वेक्टर. ये आपके पास वेक्टर होगा. ठीक है, और इफ थीटा इज लार्ज तो फिर थीटा आपके पास जो होगा वो आपके पास स्केलर होगा. वो आपके पास स्केलर होगा. क्यों? स्मॉल थीटा वेक्टर अलजेब्रा रूल्स को सेटिस्फाई करता है, तो स्मॉल थीटा इज अ वेक्टर. और लार्ज थीटा वेक्टर अलजेब्रा रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए आपके पास लार्ज थीटा जो है वो स्केलर होता है और स्मॉल थीटा वेक्टर होता है. ठीक है, और देखिए थीटा अगर आपके पास वेक्टर है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर आप देखें, ठीक है, तो हम कहते हैं राइट हैंड रूल से थीटा आपके पास अपवर्ड है, थीटा आपके पास अपवर्ड एंड पॉजिटिव होगा. और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो आपके पास, क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आपके पास हो तो थीटा आपके पास डाउनवर्ड और नेगेटिव होगा. राइट हैंड रूल के मुताबिक से आप देख सकते हैं थीटा आपके पास जो है इट इज अ डाउनवर्ड और यहां पर थीटा आपके पास जो है दिस इज अ अपवर्ड. So small theta is considered to be positive, large theta is considered to be negative. ठीक है, if theta is a vector. और अगर आप इसके वेक्टोरियल फॉर्म को लिख ले तो S is equal to theta cross R. ठीक है, S is equal to theta cross R. ये आपके पास वेक्टोरियल फॉर्म है. ठीक है, S is equal to R theta का. अच्छा, अब यहां पर आपके पास रेडियन स्टैंडर्ड यूनिट है, रिवोल्यूशन, ठीक है, डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स भी आप प्लेन एंगल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं स्टार्ट में ऑल एंगुलर पैरामीटर्स थीटा, ओमेगा, अल्फा, ठीक है, एटसेट्रा, ऑल एंगुलर पैरामीटर्स आर ऑलवेज along axis of rotation. जितनी भी एंगुलर पैरामीटर्स आपके पास होते हैं दे आर ऑलवेज along the axis of rotation. या तो अपवर्ड होंगे या आपके पास डाउनवर्ड होंगे. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास जो है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी. ठीक है, ये आपके पास वेक्टोरियल फॉर्म है. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब आपके पास ये होता है फॉर स्मॉल टी डेल्टा थीटा इज वेक्टर. ठीक है, तो इसलिए ओमेगा के वेक्टोरियल फॉर्म आपके पास इस तरह बन जाएगा. या
द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. इसका यूनिट आपके पास जो होगा स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन पर सेकंड, ये स्टैंडर्ड यूनिट है. बाकी आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएच रिवॉल्यूशन पर आर, ये भी आप यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएच रिवॉल्यूशन पर आर. ठीक है, ये भी यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. डिग्री पर सेकंड, डिग्री पर मिनट, डिग्री पर आर. ठीक है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते इसका यूनिट. और याद रखिए ओमेगा आपके पास जो है ये आपको सेंस ऑफ रोटेशन देता है. ये आपको सेंस ऑफ रोटेशन देता है. क्या मतलब है सेंस ऑफ रोटेशन? जब तक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, जब तक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ओमेगा आपके पास अपवर्ड एंड पॉजिटिव होगा. तो अगर आपसे कोई पूछे इफ ओमेगा इज अपवर्ड और पॉजिटिव, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, जब तक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, जब तक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपके पास क्लॉकवाइज होगा, तो ओमेगा आपके पास डाउनवर्ड और नेगेटिव होगा. ओमेगा आपके पास डाउनवर्ड और नेगेटिव होगा. ये बात याद रखें. तो देखिए आपको कंफ्यूज किया जा सकता है. किस तरह? एक लेट्स सपोज फैन इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा is upward. Omega का direction upward है. If suddenly the angular velocity of a fan decreases, ठीक है, what will be the direction of angular velocity? तो upward. याद रखिए, जब तक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, जब तक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, वह एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वह एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो, वह एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा हो, जब तक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ओमेगा आपके पास अपवर्ड और पॉजिटिव होगा. ठीक है, और जब तक डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, तो ओमेगा डाउनवर्ड होगा या नेगेटिव होगा. ये कन्वेंशनली लिया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज तो ओमेगा इज अपवर्ड एंड पॉजिटिव. ठीक है, तो अगर मैं आपको कह दूं ओमेगा इज पॉजिटिव, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज. इफ ओमेगा इज नेगेटिव, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? क्लॉकवाइज. If omega is upward, what will be the direction of rotation? Anti-clockwise. If omega is downward, what will be the direction of rotation? तो आपके पास clockwise. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैं लिख लो for one revolution, for one revolution के लिए डेल्टा थीटा आपके पास 2 पाई के बराबर होता है. ठीक है, वन रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल सबसेंड होता है. और ये आपके पास कैपिटल टी, ये आपके पास टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है. तो अगर मैं ओमेगा को लिख लो तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी, या ये आपके पास 2 पाई एफ होगा. और इसी इक्वेशन के बेस पे हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बी कहते हैं. इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बी कहते हैं. ठीक है, ये बात याद रखिए. तो अगर आपको टाइम ऑफ रिवोल्यूशन गिवन हो, अगर मैं कह दूं 1 सेकंड में 1 रिवोल्यूशन हो रहा है, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटरी बॉडी? तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड. इफ द लीनियर फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, इज 10 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? तो 20 पाई रेडियन हर्ट्ज आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा. ठीक है, अगर आपके पास रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द लीनियर फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई. द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई. द रेशियो ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई. ठीक है, मैं लिख सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 2 पाई. ये आपके पास 2 पाई के बराबर होगा. ठीक है, ये आपके पास 2 पाई के बराबर आपके पास होगा. ठीक है, ये बात याद रखिए. सो द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई.
ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। तो अगर आपको टाइम ऑफ रिवोल्यूशन गिवन हो या लीनियर फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी, आप यहां से मालूम कर सकते हैं। और अगर मैं लिख लो फॉर एन रिवोल्यूशन ओमेगा आपके पास जो होता है दिस इज इक्वल टू n टू पाई डिवाइड बाय t, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई n इंटू f। क्या मतलब है इसका? अगर आपको बताया जाए कि 10 रिवोल्यूशन एक बॉडी ने किया 1 सेकंड में, तो n 10 पुट करे और टाइम ऑफ रिवोल्यूशन 1 सेकंड पुट करे, आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर गिवन हो, लीनियर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए आपके पास इक्वेशंस है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइड बाई t या 2 पाई n f। तो ये आपके पास n रिवोल्यूशंस के लिए है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं रिलेट करूं, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिस तरह हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात आप लोग याद रखें, ठीक है, कि आपके पास थीटा, ओमेगा, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर एक्सेलरेशन, these are independent, these are independent of r। ठीक है, ये r, this is independent of r, distance of particle, that is distance of particle from axis of rotation। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपके पास जो है, तो ये r से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, रिजिड बॉडी भी एक बात याद रखिए, रिजिड बॉडी आपके पास क्या होता है? इफ पार्टिकल्स आर एट कांस्टेंट डिस्टेंसेस, if particles are at constant distances from each other, if particles are at constant distances from each other and they are interlocked, इसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं, इसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है, इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स है, इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स है आपके पास। ठीक है, अगर मैं लिख लूं कि इसके दरमियान डिस्टेंस d1, इसके दरमियान डिस्टेंस d2, ये d3, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3, मीन्स द डिस्टेंसेज आर कांस्टेंट बिटवीन द पार्टिकल्स एंड दे आर इंटरलॉक्ड। तो फिर इस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। याद रखिए, 100% रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल, बट सॉलिड बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं, सॉलिड बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रिजिड बॉडी कंसिडर करें तो याद रखिए आपके पास जो है रोटेशनल डायनामिक्स में प्रॉब्लम सॉल्यूशन इंतहाई आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आप सॉलिड बॉडी को रिजिड बॉडी कंसिडर करें तो देखिए, अगर ये रिजिड बॉडी है और ये आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस पे है, r1, r2, ये आपके पास r3। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, अगर रिजिड बॉडी रोटेटरी मोशन करता है तो रिजिड बॉडी के हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका एंगुलर वेलोसिटी, उसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, तमाम पार्टिकल्स के सेम होंगे। अगर आप घर में देखिए फैन लगा हुआ है, फैन एक रिजिड बॉडी आप कंसिडर करें, तो अगर फैन रोटेटरी मोशन करता है तो फैन के हर एक पार्टिकल रोटेटरी मोशन कर रहा है, या फैन अगर रिजिड बॉडी आप कंसिडर करें तो फैन का हर एक पार्टिकल अपने पोजीशन पे सर्कुलर मोशन करता है। तो अगर मैं कह दूं कि फैन का एंगुलर वेलोसिटी, फैन का एंगुलर वेलोसिटी वो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड है, लेट्स सपोज 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, आपके पास अगर एंगुलर वेलोसिटी है फैन का
तो फेन के हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड होगा, ख्वाह पार्टिकल एक्सिस के नजदीक है ख्वाह पार्टिकल एक्सिस से दूर है। अगर मैं कह दूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फेन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इज अ 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो हर एक पार्टिकल 1 सेकंड में 2 रिवोल्यूशन करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ठीक है, अगर फेन का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मैंने जो लिखा है थीटा, ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और अल्फा, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ आर द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको हम आर कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखें। अच्छा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू आर 2 पाई डिवाइड बाई टी, और v इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एफ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशन है फॉर द लीनियर वेलोसिटी। यहां पर मैं लिख सकता हूं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, या v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू r1 डिवाइड बाय r2। v is the linear velocity of every particle of a rigid body which is rotating around the fixed axis। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये बन रहा है कि रिजिड बॉडी, फॉर एग्जांपल आपका फेन है, वो रोटेटरी मोशन करे, तो उस फेन का हर एक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा, अगर डिस्टेंस डिफरेंट है तो लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, बावजूद इसकी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर फेन रोटेटरी मोशन करता है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी सेम और कांस्टेंट, बट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट। लीनियर वेलोसिटी आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट आपके पास होंगे, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इफ ओमेगा इज केप्ट कांस्टेंट, तो v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू r1 डिवाइड बाय r2। तो रिजिड बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स अगर डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, तो उनके लीनियर वेलोसिटी आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उनके लीनियर वेलोसिटीज आपके पास जो है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये बना कि लीनियर वेलोसिटी इज आर डिपेंडेंट बट एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अच्छा, अब यहां से मैं लिख सकता हूं v is directly proportional to omega, v is inversely proportional to the time of revolution, v is directly proportional to the frequency। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर आपके पास r जो है वो कांस्टेंट है, v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2, v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू t2 डिवाइड बाय t1, v1 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू f1 डिवाइड बाय f2। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी इफ r इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब फेन है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, एंगुलर वेलोसिटी कम है तो लीनियर वेलोसिटीज भी कम होंगी। ठीक है, अगर मैं लिख लूं कि आपने स्ट्रिंग के साथ एक मास अटैच किया हुआ है और उसको आप रोटेट कर रहे हैं, उसको आप रोटेट करें, तो अगर आप स्लो स्पीड से रोटेट करें लीनियर वेलोसिटी स्मॉल होगा, अगर आप तेज स्पीड से रोटेट कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी आपके पास है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिख लूं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो ये आपके पास जो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं द रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी, the ratio of linear velocity to the linear frequency is equal to 2 pi r, which is equal to the circumference of a circle, circumference of a circle। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए, ये आपके पास लीनियर वेलोसिटी के इक्वेशन है और ये आपके पास इसका वेक्टर फॉर्म है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं लिख लूं MCQ, रिजिड बॉडी, two
two particles of rigid body, two particles of rigid body has R1 divided by 2 is equal to 1:3. R1 ratio R2 is equal to 1:3. Rotating around fixed point. ठीक है, rotating around fixed point. ठीक है, then the ratio of their linear velocities will be equal to dash. दो particles है rigid body के जो rotatory motion कर रहे हैं, उनके R के ratios 1:3 है, तो linear velocities के ratio आपके पास जो है वो क्या होंगे? 1:3, 1:9, C ऑप्शन आपके पास 3:1 और D ऑप्शन आपके पास 1:1. ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर R की रेशियो 1:3 है तो लीनियर वेलोसिटीज के रेशियो आपके पास क्या होंगे? वो भी आपके पास 1:3 होगा. ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, उन दो पार्टिकल्स के एंगुलर वेलोसिटीज के रेशियो क्या होंगे? उन दोनों पार्टिकल्स के टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन के रेशियोज आपके पास क्या होंगे? ठीक है, उन दोनों के आपके पास फ्रीक्वेंसीज के रेशियो आपके पास क्या होंगे? ठीक है, ये मैंने आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर लिए. तो ये आपके पास 1:1, 1:1, 1:1, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बता दिए कि रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स के एंगुलर वेलोसिटीज, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो आपके पास सेम होंगे फॉर अ सिंगल रिजिड बॉडी. ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं एंगुलर एक्सेलरेशन. Angular acceleration, the time rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. ठीक है, आपके पास angular acceleration होगा. ठीक है, अगर angular velocity में change आएगा तो angular acceleration प्रोड्यूस होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होगा. मैग्नीट्यूड वाइज में इसको इस तरह लिख सकता हूं, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी. ओमेगा अगर आपके पास कांस्टेंट है तो डेल्टा ओमेगा विल बी जीरो, अल्फा विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, और अगर ओमेगा आपके पास कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास प्रोड्यूस होगा. अब यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर फर्स्ट, if delta omega is equal to positive, तो अल्फा आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा. if delta omega is equal to positive, अल्फा will be equal to positive. और अगर अल्फा आपके पास पॉजिटिव है तो ये मुझे दो इंफॉर्मेशन दे रहा है. एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास इट विल बी इंक्रीजिंग एंड अल्फा विल बी पैरेलल टू ओमेगा. अगर मैं कह दूं अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव, तो अल्फा पॉजिटिव आपको दो बातें बता रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड अल्फा इज पैरेलल टू ओमेगा. ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मे बी क्लॉकवाइज और anti-clockwise. Direction of rotation may be clockwise or anti-clockwise. अगर अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा के पॉजिटिव से मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता. ठीक है, तो डायरेक्शन मे बी क्लॉकवाइज, मे बी एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, अगर अल्फा पॉजिटिव हो तो मैं इतना बता सकता हूं कि एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, मीन स्पीड अप हो रहा है बॉडी, और अल्फा इज पैरेलल टू ओमेगा. ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, इफ डेल्टा ओमेगा इज नेगेटिव, अल्फा आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा. और अगर अल्फा आपके पास नेगेटिव होगा इसका मतलब यह होगा कि एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. एंगुलर वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज होगा. ठीक है, मीन स्लो डाउन, बॉडी आपके पास स्लो डाउन होगा. यहां पर आपके पास स्पीड अप होगा, यहां पर आपके पास स्पीड अप, और अल्फा आपके पास होगा इज एंटी पैरेलल टू ओमेगा. अल्फा आपके पास है दिस इज एंटी पैरेलल टू ओमेगा. ठीक है, तो
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ओमेगा के पॉजिटिव से आप बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा के नेगेटिव से आप बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। लेकिन अल्फा अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तो उससे आप ये नहीं बता सकते कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपके पास क्या होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा, तो अब मैं अगर डायग्राम से थोड़ा सा आपको शो करूं, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है आपके पास। तो ओमेगा तो आपके पास अपवर्ड होगा और पॉजिटिव होगा, और थीटा आपको पता है दिस इज पैरेलल टू ओमेगा, ये आपके पास थीटा पॉजिटिव। अगर मैं इसके साथ लिख लो स्पीड अप, एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब आपके पास ये होगा कि अल्फा इज ऑल्सो पैरेलल टू ओमेगा। अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रहा है सो ये आपके पास जो होगा अपवर्ड होगा। अगर मैं लूं क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज में तो मुझे पता चल गया ओमेगा आपके पास डाउनवर्ड और नेगेटिव, थीटा आपके पास जो है ये डाउनवर्ड और नेगेटिव, थीटा आपके पास डाउनवर्ड और नेगेटिव होगा। ठीक है, और आपके पास अगर मैं क्लॉकवाइज के साथ ये लिख लो स्लो डाउन, स्लो डाउन नहीं, मैं स्पीड अप लिख लेता हूं, क्योंकि मैंने ये स्पीड अप लिखे, मैं ये भी स्पीड अप लिख लेता हूं, स्पीड अप। ठीक है, तो अगर आपके पास स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो एक बात आप लोग याद रखें, अल्फा आपके पास होगा इट विल बी पैरेलल टू ओमेगा, अल्फा विल बी पॉजिटिव। ये भी स्पीड अप, ये भी स्पीड अप, इसमें अल्फा अपवर्ड है, इसमें अल्फा डाउनवर्ड है, कि अगर आप देखें दोनों में अल्फा पॉजिटिव अल्फा पॉजिटिव। तो अगर स्पीड अप हो रहा है बॉडी, अगर बॉडी स्पीड अप हो रहा है तो अल्फा विल बी पैरेलल टू ओमेगा, अल्फा विल बी पैरेलल टू ओमेगा। ठीक है, देखिए एक जगह पर एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरी जगह पर क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर मैं इस तरह बना लूं, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर मैं लिख लो स्लो डाउन, अगर मैं लिख लूं स्लो डाउन, ये आपके पास अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एंटी क्लॉकवाइज में तो ओमेगा आपके पास अपवर्ड और पॉजिटिव होगा। ठीक है, थीटा आपके पास ये अपवर्ड एंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर ये स्लो डाउन हो रहा है तो ये आपके पास अल्फा का डायरेक्शन है विच इज नेगेटिव, एंटी पैरेलल टू ओमेगा, क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है, अल्फा नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल टू ओमेगा। अगर आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन स्लो डाउन, तो क्लॉकवाइज में हमें पता है ओमेगा आपके पास डाउनवर्ड नेगेटिव, थीटा आपके पास जो है इट इज डाउनवर्ड नेगेटिव, और अगर ये आपके पास स्लो डाउन हो रहा है तो आपके पास अल्फा विल बी एंटी पैरेलल टू ओमेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम, 4 डायग्राम्स आपको ये बता रहा है कि अगर अल्फा पॉजिटिव यहां पर अपवर्ड, अल्फा पॉजिटिव यहां पर डाउनवर्ड, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर क्लॉकवाइज, अल्फा नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर अल्फा नेगेटिव क्लॉकवाइज। तो अल्फा के पॉजिटिव से मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में नहीं बता सकता, अल्फा के पॉजिटिव या नेगेटिव से मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में नहीं बता सकता। हाँ, अल्फा के पॉजिटिव और नेगेटिव से मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, अल्फा ओमेगा के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, एक एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता हूं, इफ ओमेगा इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड अल्फा इज नेगेटिव, देन which statement will be correct? या जरूरत नहीं है इसका, then A option, direction of rotation anti-clockwise rotation, speed up. B option, clockwise rotation, speed up. C option, anti-clockwise rotation or
स्पीड अप, डी ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और स्लो डाउन। अगर अल्फा नेगेटिव तो स्पीड अप और स्पीड अप, ये आपके पास क्लॉकवाइज स्पीड अप, ये आपके पास क्लॉकवाइज स्लो डाउन। तो स्पीड अप और स्पीड अप तो नहीं होगा क्योंकि अल्फा नेगेटिव है। तो इन दोनों में आपके पास स्पीड अप, ये मैंने कहा पर क्लॉकवाइज रोटेशन स्लो डाउन, क्लॉकवाइज रोटेशन स्पीड अप, एंटी क्लॉकवाइज स्पीड अप, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आपके पास स्लो डाउन, ये आपके पास स्लो डाउन। ठीक है, तो देखिए स्पीड अप वाले आंसर तो आपके पास नहीं, स्लो डाउन में होगा क्योंकि अल्फा नेगेटिव है। ओमेगा पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गया है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लूं ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन है या वेलोसिटी का डायरेक्शन है और आप अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स F आपके पास जो है इट कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। ठीक है, और अगर ये आपके पास मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और परपेंडिकुलर फोर्स आप लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, तो इट कैन चेंज डायरेक्शन, इट कैन चेंज डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इस तरह आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। ठीक है, अगर आप मोशन, ये मोशन का डायरेक्शन है, ये आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये आपके पास थीटा, ये आपके पास फोर्स। ठीक है, थीटा आपके पास ना तो जीरो है और थीटा ना आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर ये फोर्स आपके पास होगा, इट कैन चेंज बोथ मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करेगा। ठीक है, अगर फोर्स अदर देन 0 और 90 डिग्री पे लग जाए तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों कैन चेंज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट कैन चेंज डायरेक्शन बट नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक, और वहां पर आपके पास वेलोसिटी को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, ये बात याद रखें। तो अगर आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगा रहे हो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा, अगर परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा लें वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, और अगर आप अदर देन 0 डिग्री एंगल और अदर देन 90 डिग्री एंगल पे आप फोर्स लगा लें तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करेगा। ठीक है, तो हम आगे सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ेंगे कि वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी। यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, इसका आपके पास कास जो है वो डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी है, डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में, और अगर मैं लिख लूं डायनामिक्स में तो फिर कास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा डायनामिक्स में। ठीक है, सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ रोटेटरी या रोटेशनल मोशन है। ठीक है, ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ये हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है, इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन, इसका आपके पास फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू वी ओमेगा, is equal to v omega. v is the linear velocity, omega is the angular velocity. इसका वेक्टर फॉर्म में इस तरह बना सकता हूं।
ठीक है, तो ये अगर लीनियर वेलोसिटी गिवन हो और एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आप इस फार्मूले से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी और अगर एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो आप इससे मालूम कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा मैं इससे मुख्तलिफ और इक्वेशंस निकाल रहा हूं। अगर मैं यहां पर ओमेगा के बजाय पुट कर लूं v और ओमेगा के बजाय 2 पाई डिवाइड बाई टी, ठीक है, सॉरी ये AC है, AC इज इक्वल टू v और ओमेगा के बजाय 2 पाई डिवाइड बाई टी, तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला आपके पास बन गया है। AC ये आपके पास 2 पाई v इंटू f, t is f. This is also the equation of a centripetal acceleration. सेकंड आपके पास जो है, अगर मैं v को r ओमेगा पुट कर लो, अगर v को मैं r ओमेगा पुट कर लो, AC आपके पास इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, AC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। मैंने v को r ओमेगा पुट कर लिया है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r इंटू एफ स्क्वायर। ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के और फार्मूले आ गए। v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को मैं एफ स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूं। थर्ड आपके पास जो है, अगर मैं ओमेगा को v बाय आर पुट कर लूं, ओमेगा को v बाय आर, तो AC आपके पास v स्क्वायर डिवाइड बाय आर बन जाए। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है, तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके पास फार्मूले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हैं। ठीक है, मैं अगर इसका वेक्टर फॉर्म ड्रा करूं, AC इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये माइनस साइन क्या शो करता है? अपोजिट टू द रेडियस। रेडियस इज अ वेक्टर, रेडियस हमेशा आउटवर्ड होते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होते हैं, तो अपोजिट। तो माइनस साइन शो करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। नेगेटिव साइन का मतलब आपके पास ये होता है। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म लिख लो, तो AC माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आपके पास बन जाता है। ठीक है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहां पर अगर आप आर यूनिट वेक्टर के बजाय पुट करें तो ये आर आर कैंसिल, और माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर आपके पास बन जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये सारे आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन है एमसीक्यूज के लिए। AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, AC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, AC is directly proportional to f square, AC is directly proportional to the square of linear velocity, AC is inversely proportional to the radius of a circular path. MCQs में आ सकते हैं कि if angular velocity is double, अगर angular velocity double हो जाए तो centripetal acceleration कितना टाइम बन जाएगा? 4 टाइम। अगर angular velocity half हो जाए centripetal acceleration 4 टाइम डिक्रीजेस। अगर linear velocity double हो जाए तो centripetal acceleration आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा। अगर लीनियर वेलोसिटी हाफ हो जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास जो है 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, एंड इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज डबल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप एमसीक्यूज के लिए डिस्कस कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और इसका कास आपके पास होते चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपके पास होता है, और ये एमसीक्यूज के लिए जरूरी पॉइंट्स है कि ये चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना चेंज होगा। तो दूसरा आपके पास जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कास आपके पास जो होता है वो चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कास होता है चेंजिंग डायरेक्शन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो कास होता है वो चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी आपके पास होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। इसको हम टेंजेंशियल क्यों कहते हैं? दिस इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म आपके पास जो है, वेक्टर फॉर्म आपके पास अल्फा क्रॉस आर, दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो देखिए सर्कुलर मोशन में यहां पर चले मैं लिख लेता हूं, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो आपके पास ओमेगा कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होता है, तो अल्फा आपके पास क्या होगा? ठीक है, अल्फा आपके पास 0 होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास 0 होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास नॉन जीरो होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आपके पास है, ओमेगा नॉट कांस्टेंट, ओमेगा आपके पास कांस्टेंट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास अल्फा बी नॉन जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपके पास नॉन जीरो होगा। ठीक है, और सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन भी आपके पास नॉन जीरो होगा। तो याद रखें, सर्कुलर मोशन के दौरान आपके पास 2 लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं और 1 एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो मैं अगर लिख लो, एक बना लो एक डायग्राम, दिस इज द सर्कुलर पाथ, ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है एंड दिस इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज एसी। तो ये आपके पास जो होगा, दिस इज द नेट लीनियर एक्सेलरेशन, ये आपके पास नेट लीनियर एक्सेलरेशन होगा। एक बात याद रखिए, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमेशा आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपके पास नेट लीनियर एक्सेलरेशन AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास नेट लीनियर एक्सेलरेशन होगा। V ओमेगा होल स्क्वायर प्लस R अल्फा होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, V ओमेगा होल स्क्वायर प्लस R अल्फा होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास नेट लीनियर एक्सेलरेशन आपके पास बन जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट सम इंस्टेंटेनियस पॉइंट। मैं आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता हूं, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, during uniform circular motion in anti-clockwise direction, if velocity is directed west, if linear velocity is directed west, then centripetal acceleration at that point will be, then centripetal acceleration at that point will be directed dash, directed dash। ठीक है, ये आपके पास जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ
डी ऑप्शन साउथ। तो देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। अब ये देखिए वेलोसिटी इस पॉइंट पे आपके पास डायरेक्टेड वेस्ट है। अगर इस पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी डायरेक्टेड वेस्ट है, तो इसी पॉइंट पे आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड साउथ, डायरेक्टेड साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड साउथ है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसमें आपके पास जरूरी से पॉइंट्स बन गए। ठीक है, अच्छा अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर जाए, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को नहीं, उसको बेसिकली हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। Centripetal force is always perpendicular to the velocity. And remember, the work done by centripetal force will be always zero. Work done by centripetal force will be always zero. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो जितनी भी इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, V ओमेगा, वो सारे फार्मूले आप सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में आपके पास जो है जितने फार्मूले हम लिख चुके, वी ओमेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है, एम आर ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर वगैरह, ठीक है, उसको आप यहां पर पुट करें, आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन आ जाएंगे। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड और सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, अब अगर मैं ले रहा हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट होता है, अल्फा आपके पास क्या होता है? जीरो। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो पाथ पे आपके पास है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे और दूसरा आपके पास वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है। अगर आप एक बॉडी को इस रोटेट करें इस तरह, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में अगर आप देखें, इस बॉडी का जो वेट होता है डाउनवर्ड और टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, वो आपके पास टुवर्ड द सेंटर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन टेंशन एंड वेट ऑफ अ बॉडी ऑलवेज। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे अगर एक बॉडी मोशन करे तो वेट और टेंशन इन स्ट्रिंग के दरमियान हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा। किसी भी पॉइंट पे आप किसी बॉडी को इस रोटेट करें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, तो वेट और टेंशन इन स्ट्रिंग वो हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होते हैं, mv स्क्वायर डिवाइड बाय l, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास जो होता है वो कांस्टेंट होता है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो टेंशन इन स्ट्रिंग is equal to a centripetal force which is equal to mv square divided by L, where L is the length of a string and length of a string radius of a circular path को represent करता है। ठीक है, ये याद रखिए। तो टेंशन और FC हमेशा बराबर होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। क्यों? बिकॉज टेंशन
और वेट आपके पास होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर वर्टिकल सर्कुलर पाथ हो, इस पाथ पे आप कोई बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, इस पाथ पे लाइक दिस स्ट्रिंग है और आप इस तरह इसको रोटेट कर रहे हैं, द मोशन इज ऑन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ, इस तरह रोटेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो याद रखें ये पॉइंट आपके पास जो है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप लोग देखें वेट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन, दे आर पैरेलल। थीटा आपके पास 0 होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास थीटा जो है दिस इज इक्वल टू 0 बिटवीन टेंशन एंड वेट ऑफ अ बॉडी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दिस विल बी इक्वल टू वेट प्लस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट आपके पास जो होगा दिस विल बी इक्वल टू एफ सी माइनस डब्ल्यू, एफ सी माइनस डब्ल्यू। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स से वेट को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन आ जाएगा। और याद रखिए ये आपके पास मिनिमम टेंशन है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से आप वेट को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो आपके पास जो है टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा विच इज द मिनिमम टेंशन। ये आपके पास बी पॉइंट है, इसको बेसिकली हम कहते हैं दिस इज अ बॉटम पॉइंट। और बॉटम पॉइंट पे अगर आप देख ले वेट डाउनवर्ड, टेंशन आपके पास जो है वो अपवर्ड है, टेंशन एट बॉटम, और यही आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो बॉटम पे अगर आप देखें टेंशन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बिटवीन टेंशन एंड वेट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स टी बी माइनस डब्ल्यू होगा, या टी बी आपके पास एफ सी प्लस डब्ल्यू होगा। और याद रखें बॉटम पॉइंट पे जो टेंशन आपके पास होता है स्ट्रिंग में, मैक्सिमम टेंशन इन अ स्ट्रिंग, बॉटम पे टेंशन इन अ स्ट्रिंग मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन स्ट्रिंग में मिनिमम होगा। ठीक है, तो मैं वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे ये लिख सकता हूं कि आपके पास टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह पर बराबर नहीं होते। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास कांस्टेंट होता है, लेकिन टेंशन आपके पास जो होता है इट इज अ नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि थीटा वो चेंज होते हैं बिटवीन वेट एंड टेंशन। थीटा आपके पास जो है वो टेंशन और वेट के दरमियान वेरी होते हैं फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए टेंशन कांस्टेंट आपके पास नहीं होता। ठीक है, और ये इक्वेशन आप याद रखें, अगर आपको ये बताया जाए कि वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी रोटेटरी मोशन कर रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 60 न्यूटन वेयर द वेट ऑफ अ बॉडी इज 10 न्यूटन, देन व्हाट विल बी द टेंशन इन अ स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पॉइंट? तो 60 माइनस 10 50 न्यूटन आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन होगा, जो कि मिनिमम होगा। ठीक है, और अगर वेट ऑफ अ बॉडी 10 न्यूटन है और सेंट्रीपिटल फोर्स 60 न्यूटन है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, तो बॉटम पॉइंट पे जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो 60 प्लस 10 70 न्यूटन आपके पास होगा, विच इज द मैक्सिमम टेंशन। तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में आपके पास ये जरूरी पॉइंट्स है। अच्छा, अब आप लोग देखिए, आप इस किस्म के क्वेश्चंस भी कुछ बुक्स में मौजूद है कि आपने एक कंटेनर को या केन को आपने अटैच किया है, स्ट्रिंग के साथ आपने अटैच किया है, दिस इज द स्ट्रिंग। ठीक है, और इसको आप वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करें और यहां पर कोई मास पड़ा हुआ है, मास। ठीक है, एक केन है, उसको आप वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करें, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं ये उल्टा होता है, लेकिन ये मास नहीं गिरता। तो ये कब नहीं गिरेगा, ये मास कब नहीं गिरेगा, ये बॉडी कब नहीं गिरेगा? तो याद रखिए
if centripetal or centrifugal force is greater than the weight of this body या equal to the weight, so body will not fall. Body will not fall. और अगर centripetal force या centrifugal force weight से कम हो तो body will fall. बॉडी आपके पास फॉल हो जाएगा. ठीक है, बॉडी आपके पास जो है वो फॉल हो जाएगा. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. मौत का कुआं जिसको हम कहते हैं, सर्कस में होता है अक्सर, उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में रोटर कहते हैं. इसको हम रोटर कहते हैं. अगर उस रोटर को हम रोटेट करें अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अगर इसको हम रोटेट करें अराउंड अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और यहां पर एक कोई आदमी है, वो यहां पर खड़ा है, बिल्कुल दीवार के साथ खड़ा है. जिस तरह आप ये देखें, इस तरह दीवार के साथ आप खड़े हैं, और इस रोटर को रोटेट किया जाए अराउंड अ फिक्स पॉइंट, और इसके पांव के नीचे से इस फ्लोर को खोल जाए, तो ये बंदा नहीं गिरेगा. ठीक है, क्यों? इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये आपके पास क्या होगा? वेट. तो ये बंदा क्यों नहीं गिरा? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इसके वेट से ज्यादा है, तो इसलिए ये बंदा इस दीवार के साथ स्टक होगा. बाइक वाला, ठीक है, मौत के कुएं के वॉल्स पे मोशन कर रहे, कार वाला, वो क्यों नहीं गिरता? रोटेशन के दौरान अगर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस कार के वेट से ज्यादा हो, वो कार नहीं गिरेगा. लेकिन अगर वो स्लो हो जाए, वो सीधे नीचे गिरेगा, क्योंकि फिर वेट ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास जो है, इसमें जरूरी पॉइंट्स आपके पास बन गए सर्कुलर मोशन में. ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास दो किस्म के है. ट्रांसलेटरी मोशन, कर्विलीनियर एंड रेक्टिलीनियर. रेक्टिलीनियर मीन स्ट्रेट पाथ पे मोशन, कर्विलीनियर मीन कर्व पाथ पे मोशन. बाकी है दोनों आपके पास लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास है. अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Moment of inertia, the property of a rotatory body due to which it resists change in state of rest or uniform rotational motion. किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लाने को अपोज करे या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में चेंज लाने को अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. याद रखे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ है इन रोटेशनल डायनामिक्स. इन रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ इन अ रोटेशनल डायनामिक्स. ठीक है, और इस टॉर्क को हम कहते हैं, दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल डायनामिक्स. ठीक है, और यहां पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि एंगुलर एक्सेलरेशन का कास्ट जो है, इट इज टॉर्क इन अ रोटेशनल डायनामिक्स. ठीक है, टॉर्क इनटू अ रोटेशनल डायनामिक्स. ये आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आई आपके पास जो है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और ये कहां से आपके पास आ गया? देखिए, F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा. तो अगर आप देखिए, ये दोनों आपके पास एक्सेलरेशन है और ये मास, इसमें इनर्शिया है, तो ये एम आर स्क्वायर आपके पास जो है, एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी इनर्शिया का काम करेगा इन अ रोटेशनल डायनामिक्स. तो लीनियर मोशन में मास इनर्शिया है और इसमें एम आर स्क्वायर इनर्शिया है, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा गया है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉडी पे, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये आपके पास सर्कुलर मोशन के लिए है. ये आपके पास सर्कुलर मोशन के लिए है. ठीक है, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर इसके बजाय मैं यहां पर भी आर को इस तरह भी लिखता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास
around axis of rotation. Distribution of mass around axis of rotation. और ये बात हम कब करते हैं? ये हम रोटेटरी मोशन के लिए करते हैं, रोटेटरी मोशन के लिए हम करते हैं। ये आपके पास रिजिड बॉडी के लिए, आपके पास क्या है? रिजिड बॉडी के लिए है, ठीक है। तो ये आपके पास मास पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ अ बॉडी पे, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मोशन सर्कुलर मोशन है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। किस तरह? अगर मैं दो सिमिलर रॉड्स लूं, अगर मैं दो सिमिलर रॉड्स लूं, ठीक है, ये दोनों आपके पास सिमिलर रॉड्स है, ठीक है। ये मैं इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हूं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये आपके पास जो है, ये आपके पास मैं इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन दे रहा हूं। आप ये देखिए, मैं इस मार्कर को इस एक्सिस के अराउंड रोटेटरी मोशन दे रहा हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, वो वाला केस। मैं इस मार्कर को इस तरह रोटेट कर रहा हूं, इस तरह। नाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग द लेंथ ऑफ अ रॉड, ये वाला केस। सिमिलर रॉड्स है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, बावजूद इसके कि रॉड सिमिलर है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। क्यों? Because the mass is distributed away from the axis of rotation. ठीक है, ये आपके पास R, ये आपके पास R, the distribution of mass around the axis of rotation. इस केस में mass is distributed away from the axis of rotation, near to the axis of rotation. R, देखिए mass करीब करीब डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस के, उसमें दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूट है अवे फ्रॉम द एक्सिस, इसमें नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अवे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा। यहां पर नजदीक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास जो इस केस में कम होगा, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। सिमिलर रॉड है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट। इसलिए प्रीवियस पेपर्स में अगर आप एमसीक्यू को देख ले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम एक्सिस, और एक चीज जो आपको यहां पर इस फार्मूले में नजर नहीं आ रहा, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर इस रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन आप यहां पर बना लें, तो फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। दूसरा एग्जांपल है, लेट सपोज ये आपके पास डिस्क है, ये आपके पास डिस्क है, मास ऑफ अ डिस्क, ठीक है, md है, और इसका रेडियस आपके पास जो दिस इज rd, ठीक है। दूसरा आपके पास रिंग है, रिंग, ये आपके पास रिंग है, दिस इज रिंग, ठीक है। इसका मास आपके पास मास ऑफ अ रिंग, और इसका रेडियस आपके पास rr। अगर मैं लिख लो कि आपके पास मास जो है डिस्क और रिंग दोनों के मासेस बराबर है, ठीक है। अगर मैं कह दूं मास ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू मास ऑफ अ रिंग, रेडियस ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ रिंग, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IR। तो सेम मास सेम रेडियस, लेकिन डिस्क का जो मास है वो एक्सिस के नजदीक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग का जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज हाफ mr², और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो mr² है। और आप देख सकते हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिस्क के डबल है। डबल क्यों? रिंग में मास डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये खाली है,
मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां पर आपके पास जो है ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज्यादा है बावजूद इसके कि मास ऑलरेडी सेम है। तो देखिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करना होगा, मुख्तलिफ बॉडीज के, स्फेयर का, रिंग का, डिस्क का, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने याद करने होंगे। ठीक है, उसका कोई तरीका मैं आपको नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो ये आपने याद करने होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन और एक्सेस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात याद रखिए।